नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर 14 जिसका नाम है जल पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको ही पता है कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें पानी पीने के लिए चाहिए और कई हमारे जो घर के ज़रूरी काम है उनके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। यदि हमें पानी थोड़े थोड़े एक लिमिटेड उसमें मिले सोर्स में, तो क्या हम पूरे अपने घर के कार्य को पूरा कर पाएंगे? यदि आपको सिर्फ 1 या 2 बाल्टी मिले तो क्या आप इतने सारे काम, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब कर पाएंगे? नहीं। पर हम जल का दुरुपयोग यानी कि उसको वेस्ट कितना करते हैं। आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जल नहीं मिलेगा। आप जल की इस उपयोगिता को समझिए और जल का संरक्षण कीजिए, उसको संभाल के रखिए और संभाल के उपयोग कीजिए। आइए अब चैप्टर पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। चित्र 14.1। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो देखिए, ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है ना, ये लेडी कुएं से जल भर रही है, इधर ये नहा रहा है, इधर कपड़े धो रहा है और ये पीने के लिए पानी लेने आई है। पहले हम ये जो औरतें थी बहुत पुराने टाइम में, तो वे गाँवों में कुएं से जल भरती थी। उस टाइम पे ये नल मोटरें नहीं हुआ करती थी। 14.1। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? आपको पता है कि आप एक दिन में आपके घर में कितना जल उपयोग हो जाता होगा? क्रियाकलाप 1। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। देखो, जैसे इधर है ना, इन्होंने एक सूची बना दी है कि हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। जैसे पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य। और बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि हमने नहाने के लिए 1 बाल्टी यूज़ करी। अगर 1 बाल्टी एक पर्सन ने यूज़ करी और आपके घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 बाल्टी यूज़ हो गई ना। इसी तरीके से आपको इसका अनुमान लगाना है, ठीक है। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह जनगणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। मतलब जितने हैं टोटल, अगर मान लो 4 बंदों के आपने तो 4 से भाग कीजिए। ये आपके परिवार के एक सदस्य की 1 वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा, ठीक है। अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जो उसका आंसर आएगा वो एक व्यक्ति यूज़ करता है पूरे 1 साल में। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप अपने अड़ोस पड़ोस के, अपनी गली का पता लगा सकते हैं, अपने मोहल्ले का पता लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए 1 वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? सॉरी, क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। खेतों में अगर हम कुछ उगा रहे हैं तो उन्हें जल ही तो चाहिए, बिना जल के तो वह सूख जाएंगे।
14.2 हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब हम जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके क्या स्रोत हैं। तो हमने पढ़ा इसके बारे में कि हमारे को जल की कहाँ का आवश्यकता है। अब हमें जल कहाँ से मिल रहा है। अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुछ अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य ये कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है। 14.2 का ये देखिए, ठीक है ना, ये जो चित्र है आप इसको देखिए। ये नदी है, इधर मोटर लगी है, इसमें से ही इधर ये पानी जा रहा है, ठीक है। इससे ये टंकी में गया और इस टंकी के ज़रिए ही हमारे घरों में इस नल से पानी आया। टूटुए के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है। इनों में मतलब कुओं में जल कहाँ से आ रहा है, नदियों में जल कहाँ से आ रहा है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये 14.3 ये है महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। जो हमारा पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें अधिकतर भाग यानी जो देखो ये नीला नीला दिख रहा है ना, ये सब जल है। और बाकी जो ये है ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर रहने के जो जिसे हम कहते हैं धरती, जमीन है, बाकी सब जल है। तो जल तो 73% तक हमारे जो उसमें सॉरी हमारी पृथ्वी पर जल है, यानी 2.3 भाग पृथ्वी का जल है, बाकी हमारा रहने का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2.3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। इसका मतलब देखो, अभी हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर 2.3 भाग यानी 70 से ज़्यादा % जो है जल से घिरा हुआ है, परंतु वह सारा जल हमारे पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लवण मिले होते हैं। अब समुद्र का पानी पी नहीं सकते हो, तो कई ऐसा पानी है जो हमारे पीने योग्य नहीं है, तो वो हम खेती में भी यूज़ नहीं कर सकते, कपड़े धोने में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो जल तो बहुत है, पर सारा उपयोग के लिए नहीं है कि हम सारा ही जल उपयोग कर सकें, और उसे हम उपयोग लायक बनाएं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है। आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। 14.3 जल चक्र मतलब अब ये जल का चक्र कैसे चलता है। वैसा वाला चक्र नहीं जो आप देखते हो विष्णु भगवान जी का। जल चक्र मतलब कैसे जमीन में आता है, कैसे जमीन से ऊपर जाता है और कैसे फिर ऊपर से नीचे आता है, ये हमारा जल चक्र कहलाता है। मतलब दोबारा से वो रिसाइकल होती जाती है ना, जैसे चीज़ें हम कहते हैं रिसाइकल हो रही है, उसी तरीके से जल जाना आना, इसका ये प्रक्रिया होती है जिसको हम जल चक्र कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। देखो ये कपड़े गीले हैं, अब ये जो छोटी छोटी बूंदें दिखा रहे हैं ना, जल की बूंदें, अब ये सूरज है। सूरज इन जल की बूंदों को खींच रहा है, तो यानी ये ऊपर जा रही है जल की बूंदें, है ना। और ये कपड़े इस कारण हमारे सूख जा रहे हैं।
वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। विलुप्त मतलब गायब हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। ये जल कहाँ चला जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था कि जल आता है ना उस प्लेट पे, जो प्लेट रखी होती है, जल वाष्पित हो गया तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह भी देखा था कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भर दीजिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक गिलास ले लिया है ना, तो आपने गिलास से बराबर बराबर नाप के उसमें पानी डाल दिया। ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। इसमें मतलब कि जो अगर हमारे जल में कुछ लवण है तो वह तो रह जाएंगे, और सूरज की गर्मी से सिर्फ जल जो है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। देखो इसमें दिख रहा है ना, ये सूरज है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पे पानी है, और ये वाष्पित होकर ऊपर जा रहा है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? पौधों द्वारा जल की क्षति। अब पौधों से कैसे होती है जल की क्षति? आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब हम पौधों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।